हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेबर लॉ के ऊपर एक नया वीडियो। आज हम इसका भाग 9 देखेंगे। लेबर लॉ के ऊपर ये 9वां वीडियो है। तो दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 यानी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के ऊपर ये चौथा वीडियो लेक्चर आप देख रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पहले की तरह ही पसंद आएगा और पहले की तरह ही आपके लिए उपयोगी होगा। आज हम देखेंगे अथॉरिटीज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारीगण। क्या क्या प्राधिकारी होते हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे धारा 3 के अंदर कर्म समिति या कार्य समिति का जो गठन किया गया है उसके बारे में। अंग्रेजी में इसे वर्क्स कमेटी भी कहते हैं। ऐसे औद्योगिक स्थापन की दशा में जिसमें 100 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित है या पूर्ववर्ती 12 मासों में से किसी भी दिन नियोजित रहे हैं, समुचित सरकार नियोजक से साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह नियोजक के और उस स्थापन में लगे हुए कर्मकारों के प्रतिनिधि की एक कर्म समिति या कार्य समिति विहित रीति से गठित करे, लेकिन ऐसे कि समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोजकों के प्रतिनिधियों की संख्या से कम ना हो, यानी बराबर संख्या में हो। कर्मकारों के प्रतिनिधि उस स्थापन में लगे हुए कर्मकारों में से विहित रीति से और व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत उनके व्यवसाय संघ से यदि कोई हो परामर्श करके चुन पाएंगे। कार्य समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह नियोजक और कर्मकारों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंध सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए उपाय संप्रवृत्त करे और इस उद्देश्य से ऐसे मामलों पर जिनमें उनका सामान्य हित है या जिनमें उनका सामान्य सरोकार है टीका टिप्पणी करे और ऐसे मामलों की बाबत किसी भी तात्विक मतभेद का प्रशासन करने का प्रयास करे। अंग्रेजी में आप वर्क कमेटी की परिभाषा जो है स्क्रीन पर देखिए, तब तक मैं इसकी व्याख्या करता हूं। कार्य समिति से क्या तात्पर्य है? ऐसे औद्योगिक स्थापन की दशा में, औद्योगिक स्थापन से क्या मतलब है वो हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं। कोई भी इंडस्ट्रियल जहां पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, जहां कोई कार्य किया जाता है, औद्योगिक स्थापन जिसमें 100 या 100 से ज्यादा लेबर काम कर रहे हैं, 100 या 100 से ज्यादा श्रमिक कर्मकार नियोजित है यानी काम कर रहे हैं, या तो आज कर रहे हैं या पहले के 12 मासों में से किसी दिन यानी 12 महीने के अवधि के अंदर कोई एक दिन भी अगर 100 या 100 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं, नियोजित कर रहे हैं, तो समुचित सरकार, यह समुचित सरकार कौन हुई? केंद्र सरकार के एक्ट के मामले में केंद्र सरकार समुचित सरकार होगी और राज्य सरकार के मामले में राज्य सरकार समुचित सरकार होगी। तो देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री जहां काम कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन है या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है, यह देखना पड़ेगा। समुचित सरकार नियोजक से, नियोजक यानी कि उस कारखाने को चलाने वाला जो भी विभाग है उससे, नियोजक से साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह नियोजकों के और उस स्थापन में लगे हुए कर्मकारों के प्रतिनिधियों के बीच में एक कर्म समिति यानी कि कार्य समिति विहित रीति से गठित करे। और विहित रीति कौन सी है? जो धारा 3 में बताई गई है, जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। यानी कि श्रमिक और जो फैक्ट्री के प्रतिनिधि है, एम्प्लॉयर है, उनको मिलाकर एक कमेटी का गठन करना होगा, यह अनिवार्य है। लेकिन ऐसे कि समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या नियोजकों के प्रतिनिधियों की संख्या से कम ना हो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि या तो लेबर की संख्या और एम्प्लॉयर की संख्या बराबर होगी और या फिर वहां पर कर्मकारों की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन कर्मकारों की संख्या किसी भी स्थिति में कम नहीं हो सकती। कर्मकार यानी कि लेबर यानी कि श्रमिक के प्रतिनिधि उस स्थान में लगे हुए कर्मकारों में से विहित रीति से और व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत उनके व्यवसाय संघ से यदि कोई हो परामर्श करके चुन पाएंगे। अब यहां सवाल उठता है कि कौन से लेबर को इस कार्य समिति में लिया जाएगा? तो बताता है कि जितने भी लेबर लगे हुए हैं, जो प्रतिनिधि उस स्थापन में लगे हुए कर्मकारों, सारे प्रतिनिधि लेबर मिलकर चुन सकते हैं। और इसके अंदर जरूरत हो ट्रेड यूनियन अगर इनकी बनी हुई हो तो ट्रेड यूनियन से परामर्श करके भी उसका चुनाव किया जा सकता है कि कौन से मजदूर होंगे
जो कि कार्य समिति के सदस्य बनाए जाएंगे। इसी तरह से ये था, आपने देखा धारा 3 की उपधारा 1। तो उपधारा 1 ने हमें क्या बताया? औद्योगिक स्थापन की दशा में जिसमें 100 या 100 से अधिक लेबर काम करते हैं, या साल में किसी एक दिन भी 100 या 100 से ज्यादा लेबर काम कर रहे हैं, तो समूची सरकार यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जिसका भी वो उद्योग है, जिसके अधीन आता है, उसका यह कर्तव्य होगा कि वह क्या करे, वहां पर एक वर्क समिति की स्थापना करे जिसमें लेबर की संख्या एम्प्लॉयर से कम नहीं हो सकती, और अगर लेबर चाहे तो लेबर बाकी लेबर से पूछ सकते हैं, और अगर उनकी ट्रेड यूनियन बनी हुई है और रजिस्टर्ड है तो ट्रेड यूनियन से भी परामर्श करने के बाद में वह कार्य समिति के अंदर जाने वाले लेबर का चुनाव कर सकते हैं। अब देखते हैं कार्य समिति या कर्म समिति का क्या कर्तव्य होगा। कर्म समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह नियोजक और कर्मकारों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंध सुनिश्चित करने और बनाए रखने के लिए उपाय संप्रवृत्त करे, यानी वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करे कि नियोजक वर्ग और कर्मकारों के बीच में सौहार्द बने रहे और अच्छे संबंध बने रहे। किसी विवाद को हल करना बड़ी बात नहीं, विवाद को सौहार्द के ढंग से हल करना बड़ी बात है। और इस उद्देश्य से ऐसे मामलों पर जिनमें उसका सामान्य हित है या जिनमें उनका सामान्य सरोकार है, टीका टिप्पणी करे, और ऐसे मामलों की बाबत किसी भी तात्विक मतभेद का प्रशमन करने का प्रयास करे, यानी कि उन्मूलन करने का प्रयास करे कि इनके बीच में कोई विवाद शेष ना रहे। इस बात का प्रयास कर्म समिति करेगी। तो कर्म समिति का कर्तव्य क्या है? नियोजक और कर्मकारों के बीच में विवाद अगर कोई हो तो सौहार्दपूर्ण ढंग से और अच्छे ढंग से वो मामला हल हो जाए। सौहार्द और अच्छे संबंध सुनिश्चित करने और बनाए रखने के पहले तो उपाय करें, और उस उद्देश्य से, यानी कि किस उद्देश्य से? सौहार्द और संबंध बने रहे, उस उद्देश्य से मामले पर टीका टिप्पणी करे। यानी मामले पर इतना ही बोले जिनसे सौहार्द बना रहे, लेकिन अगर कुछ ऐसा बोलने से सौहार्द बिगड़ता हो तो कमेटी नहीं बोलेगी, ठीक है, या उसके अंदर शब्दों की भाषा को मर्यादित करते हुए बोलेगी। और इस उद्देश्य से ऐसे मामलों में जिसका उसका सामान्य हित है, यानी कि जिसमें वर्ग समिति का कोई लाभ है या जिनमें उसका सामान्य सरोकार है, टीका टिप्पणी करे। ऐसे मामलों के बाबत किसी भी तात्विक मतभेद का प्रशमन करने का प्रयास करे। यानी कि इस कमेटी का काम होगा कि अगर कोई वास्तव में सारवान रूप से कोई मतभेद उत्पन्न हो गया है, तात्विक यानी कि सारवान रूप से अगर कोई मतभेद उत्पन्न हो गया है, तो उसको समाप्त करने का प्रयास करे। कुछ ऐसा करे कि विवाद जड़ से समाप्त हो जाए। टीका टिप्पणी कर, जरूरत पड़े तो उसके लिए टीका टिप्पणी करे, और उससे क्या करे कि विवाद को समाप्त करने का प्रयास करे। कार्य समिति के ऊपर 2 प्रमुख केस है, उसके ऊपर भी चर्चा करना उचित समझता हूं। पहला है कैंप एंड कंपनी लिमिटेड बनाम उनके कर्मकारगण 1955 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि कार्य समिति के गठन का उद्देश्य कर्मकारों के कल्याण और उनके हितों की समुचित देखरेख और सुरक्षा करना है, और कार्य समिति का मुख्य दायित्व है कि कर्मकारों की दिन प्रतिदिन की शिकायतों का निवारण करे एवं दोनों पक्षों में समझौता वार्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए। इसी तरह से दूसरा केस है नॉर्थ बुक जूट कंपनी लिमिटेड बनाम उनके कर्मकारगण 1960 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधिगण केवल संबंध कार्य तक ही उनके प्रतिनिधि है और कर्मकार के हर एक मामले में नहीं। तो इन दोनों केसों को एक बार फिर से समझते हैं। कैंप एंड कंपनी लिमिटेड और उसके कर्मकारगण के मामले में क्या कहा कि ये जो कार्य समिति बनती है या कर्म समिति बनती है, उसके गठन का उद्देश्य क्या है? कर्मकारों के कल्याण और हितों की समुचित देखरेख करना और सुरक्षा करना। सुरक्षा की आवश्यकता किसको है? कर्मकारों को आवश्यकता है। कल्याण की आवश्यकता किसको है? कर्मकार की। और उनके हितों की समुचित देखरेख किसकी? कर्मकार की। कार्य समिति का मुख्य दायित्व है कि कर्मकारों के दिन प्रतिदिन की शिकायतों का निवारण करे एवं दोनों पक्षों में समझौता वार्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए। यानी कि
एक तो ये कल्याण इसको देखना है मजदूर के, हालांकि कर्म समिति में मजदूर के भी सदस्य होते हैं और नियोजक वर्ग के भी उतने ही सदस्य होते हैं, यानी दूसरे शब्दों में मालिक और श्रमिक दोनों वर्ग के सदस्य होते हैं, लेकिन फिर भी इसका उद्देश्य क्या होता है? कर्मकारों के कल्याण, उनके हितों की समुचित देखरेख और सुरक्षा। ठीक है। और दिन प्रतिदिन की जो भी शिकायत आती है, चाहे वो नियोजकों की तरफ से आती हो, चाहे वो कर्मकारों की तरफ से आती हो, चाहे किधर से भी आए, उनका दिन प्रतिदिन निवारण करे और दोनों पक्षों में समझौता वार्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए। दोनों पक्ष कौन हुए? दोनों पक्ष में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें अधिनियम के अंदर नियोजक और नियोजकों के बीच का विवाद भी हो सकता है, नियोजक और कर्मकारों के बीच का हो सकता है, और कर्मकार और कर्मकार के बीच का विवाद भी हो सकता है। जो भी है वो दोनों पक्ष है, दोनों पक्ष के बीच का कोई भी मामला है ये कर्म समिति उसके ऊपर विचार कर सकती है। नॉर्थ बुक जूट कंपनी लिमिटेड बनाम उनके कर्मकार गण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभी निर्धारित किया कि समिति में कर्मकारियों के प्रतिनिधिगण केवल संबंध कार्य तक ही उनके प्रतिनिधि है और कर्मकार के हर एक मामले में नहीं। इस तरह कार्य समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य नियोजक और कर्मकारों के आपसी हितों को प्रोत्साहन करना है और औद्योगिक विवादों को हल करने की दिशा में उनका ये जो कार्य है ये पहला कदम है। क्या करना है कार्य समिति को? उद्देश्य क्या है? नियोजक और कर्मकारों के आपसी हितों को प्रोत्साहन देना है, यानी कि जिसके जो हित है वो हित सुरक्षित रहे। मजदूर को अपना हित है सुरक्षा कल्याण ये बने रहे, नियोजक के अपने हित है उत्पादन लगातार बना रहे, उत्पादन में बाधा न आए। तो दोनों के हितों को प्रोत्साहन देना और औद्योगिक विवाद को हल करने की दिशा में ये उनका पहला कदम होना चाहिए। करते हैं सुलह अधिकारी या समझौता अधिकारी के बारे में। अंग्रेजी में से कॉन्सिलिएशन ऑफिसर कहते हैं, सही शब्द सुलह अधिकारी है, लेकिन कई बार आपको समझौता अधिकारी भी सुनने, देखने और पढ़ने में मिलेगा। इसीलिए मैंने स्क्रीन पर दोनों शब्द लिखा है। धारा 4 में इसकी परिभाषा दी गई है कि समुचित सरकार, समुचित सरकार कौन हुई मैं आपको पहले बता चुका हूं। केंद्र सरकार के मामले में केंद्र सरकार, या केंद्र सरकार से संबंधित कोई उद्योग है तो वहां समुचित सरकार केंद्र सरकार होगी। राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन कोई उद्योग है तो समुचित सरकार राज्य सरकार होगी। समुचित सरकार शासकीय राजपत्र, जिसको अंग्रेजी में गजट बोलते हैं, ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट में अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन द्वारा उतने व्यक्तियों को जितने में ठीक समझे सुलह अधिकारी नियुक्त कर सकती है। तो सुलह अधिकारी नियुक्त कौन करेगा? समुचित सरकार करेगी, ना कि मजदूर और मालिक वर्ग मिलकर करते हैं। यह समुचित सरकार का अधिकार है। सुलह अधिकारी या समझौता अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जो औद्योगिक विवादों में मध्यस्थता करने और उनका समझौता करने के कर्तव्य से बाहरित किए जाएंगे। उनका कर्तव्य होगा कि औद्योगिक मामलों के अंदर औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो तो वो एक तो मध्यस्थता करे, मध्यस्थता किसके बीच में करे? दोनों पक्षकारों के बीच में करे, और समझौता कराने के कर्तव्य को बाहरित किया गया, यानी भार है उसकी, ड्यूटी है उसकी कि वह कोई भी पक्षकारों में विवाद हो तो वह उस विवाद को हल करने का प्रयास करे, समझौता करने का प्रयास करे। सुलह अधिकारी किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए या एक या अधिक विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए और या तो स्थायी रूप से या सीमित कालावधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है। क्या मतलब हुआ? सुलह अधिकारी या समझौता अधिकारी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए नियुक्त किया जा सकता है। विनिर्दिष्ट क्षेत्र से मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक मामले हुए, जैसे मोबाइल के मामले, ऐसा मोबाइल से जुड़े हुए किसी भी फैक्ट्री का मामला हो उसके लिए ये सुलह अधिकारी होगा। इसी तरह से खनन क्षेत्र के लिए रखा जा सकता है। सब इस क्षेत्र के जो खनन क्षेत्र है उनके लिए तो विनिर्दिष्ट क्षेत्र में भी ये हो सकता है कि इस क्षेत्र में जितने भी खनन कार्य होंगे उस खनन कार्य में अगर नियोजक और मजदूरों के बीच में या किसी भी तरह से कोई विवाद उत्पन्न होगा तो समझौता अधिकारी ये होगा। विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट उद्योग हो सकते हैं, वहां भी रखा जा सकता है। कैसा विनिर्दिष्ट क्षेत्र है, उद्योग है, कोई एक इंडस्ट्रियल एरिया है या कोई एक क्षेत्र है, कोई एक कॉलोनी है, कोई एक एरिया है जहां उद्योग है, वहां के लिए एक समझौता अधिकारी हो सकता है। या एक या अधिक विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए भी हो सकता है एक समझौता अधिकारी। कैसा? जैसे नमकीन उद्योग है, बीकानेर के अंदर रहते हैं तो हम भुजिया उद्योग कह सकते हैं, नमकीन उद्योग, भुजिया उद्योग, उनके लिए एक समझौता अधिकारी अलग से होगा। और या तो स्थायी रूप से या सीमित कालावधि के लिए भी इन्हें नियुक्त किया जा सकता है, यानी जरूरी नहीं है कि हमेशा स्थायी हो।
स्थायी भी समझौता अधिकारी हो सकते हैं, सीमित अवधि के लिए भी समझौता अधिकारी को नियुक्त किया जा सकेगा। बिहार राज्य बनाम कृपा शंकर के मामले में, कृपा शंकर जायसवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समझौता अधिकारी द्वारा कराया गया समझौता अवैध माना जाएगा यदि उसने सूचना जारी कर पक्षकारों को जानकारी नहीं दी कि वह समझौता अधिकारी है। अजनबी व्यक्ति बन के आ जाता है कोई व्यक्ति और बीच में अगर समझौता करा देता है तो वो वैलिड नहीं होगा। समझौता अधिकारी बन के आए और समझौता अधिकारी बनने के बाद में समझौता कराए, तभी ऐसा समझौता वैलिड समझौते की श्रेणी में आएगा, मान्य समझौते की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कॉन्सिलिएशन ऑफिसर के बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब बात करते हैं सुलह बोर्ड जो है, इसके बारे में जो व्यवस्था है वह धारा 5 में दी गई है। धारा 5 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, उसमें उपधारा 1 में लिखा है समुचित सरकार जब भी ऐसा अवसर उद्भूत हो औद्योगिक विवाद का समझौता संप्रवृत्त करने के लिए सुलह बोर्ड शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठित कर सकेगी। समुचित सरकार का अर्थ क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। जब भी ऐसा अवसर उद्भूत हो, यानी जब भी ऐसा अवसर मिलेगा औद्योगिक विवाद का समझौता करने के लिए, समझौता संप्रवृत्त यानी कि समझौते को आगे बढ़ाने के लिए सुलह बोर्ड शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठित कर सकेगी। यानी वो गजट में नोटिफिकेशन निकालेगी और बताएगी कि सुलह बोर्ड कौन होगा और कैसा होगा। जिस तरह से धारा 4 में बताया गया एक सुलह अधिकारी हो सकता है, इसी तरह से धारा 5 में बताया सुलह बोर्ड हो सकता है। बड़े मामलों के लिए सुलह बोर्ड जो है वह सुलह करवाता है। उपधारा 2 में लिखा गया है बोर्ड का अध्यक्ष 2 या 4 अन्य सदस्यों से जैसा भी समुचित सरकार ठीक समझे गठित होगा। बोर्ड में या तो 2 होंगे या 4 सदस्य होंगे। 2 और 4 ही क्यों रखे गए हैं, 3 या 1 क्यों नहीं लिखा गया, उसको भी समझें। बोर्ड का अध्यक्ष 2 या 4 सदस्यों से जैसा समुचित सरकार ठीक समझे गठित होगा, यानी एक तो अध्यक्ष होगा ही होगा, साथ में 2 सदस्य होंगे तो इनकी विषम संख्या रहेगी, और 4 सदस्य रहेंगे तो भी विषम होंगे। कैसे? एक अध्यक्ष और 2 सदस्य मिले तो 3 सदस्य बने, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य मिले तो 5 सदस्य बने कुल। ये पांचों मिलकर अगर इनका बहुमत देखना है तो किसी एक तरफ 3 और किसी एक तरफ 2 है तो हम कह सकते हैं जिधर बहुमत है उधर निर्णय दिया जा सकता है। लेकिन अगर सम संख्या हो तो क्या होगा, जैसे एक अध्यक्ष और एक सदस्य दोनों मिलकर 2 सदस्य हुए और जब भी किसी मामले पर वोटिंग हुई तो दोनों की वोटिंग बराबर आ गई, एक एक, तो फैसला कैसे होगा, कठिन हो जाएगा। इसी तरह से 3 सदस्य और एक अध्यक्ष हो और वोटिंग कराई तो दो का मत अलग अलग आ गया, निर्णय किधर दिया जाए कहना कठिन हो जाएगा। इसीलिए बोर्ड के सदस्य हमेशा विषम संख्या में रखने का प्रयास किया जाता है। अध्यक्ष स्वतंत्र व्यक्ति होगा और अन्य सदस्य विवाद के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बराबर संख्या में नियुक्त होंगे। अध्यक्ष क्या होगा, स्वतंत्र व्यक्ति होगा और अन्य जितने भी सदस्य होंगे विवाद के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बराबर संख्या में नियुक्त किए जाएंगे। यानी कि जितने भी सदस्य होंगे दोनों पक्षकारों के हिसाब से होंगे, बराबर संख्या में रखे जाएंगे और किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त व्यक्ति उसी पक्षकार की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। दोनों पक्षकार अपनी अपनी सिफारिश करेंगे, सब एक सदस्य मेरा हो एक सदस्य मेरा हो, उनकी सिफारिश के ऊपर हो जाएंगे। या तो दोनों एक एक की सिफारिश करेंगे या दोनों दो की सिफारिश करेंगे। जैसी भी स्थिति होगी उस आधार पर बोर्ड का गठन होगा। परंतु कोई भी पक्षकार यथापूर्वक सिफारिश विहित समय में करने में असफल रहता है। जो समय दिया गया उसमें किसी पक्ष ने बताया ही नहीं कि वह कितने सदस्य चाहता है, असफल रहे तो समुचित सरकार उस पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करेगी जिन्हें वे ठीक समझे। पक्षकारों को पूछा गया लेकिन उसने अपने सदस्य भेजे नहीं, तो ऐसी स्थिति में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, समुचित सरकार जो है, वह उसमें नियुक्ति करेगी। किस तरह से करेगी, कैसे करेगी, अब वो उसका विवेक है। विहित गणपूर्ति यानी कि कोरम होने पर ऐसा बोर्ड अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य की अनुपस्थिति या अपने सदस्य संख्या में से कोई भी रिक्ति होने पर कार्य कर सकेगा। इसका कोरम तय किया जाएगा कि कितने सदस्यों की कोरम होगी। वो कोरम जैसे ही बन जाएगी उसी आधार पर जो ये सुलह बोर्ड होगा वह कार्य कर सकेगा। अध्यक्ष है उसके सदस्य अगर कोई एक आधा एब्सेंट भी रहता है, अनुपस्थित रहता है, तब भी ये कार्य कर सकेगा। परंतु यदि समुचित सरकार बोर्ड को यह अधिसूचित करे कि अध्यक्ष या उसके किसी अन्य सदस्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं रह गई है,
तो बोर्ड तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक यथास्थिति नया अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं कर दिया जाता। समुचित सरकार यानी कि गवर्नमेंट, चाहे सेंटर या स्टेट सरकार, बोर्ड को ही अधिसूचित कर देती थी, इंफॉर्मेशन दे देती एक तरह से, किसी तरह से करे कि अध्यक्ष या उसके अन्य सदस्य की सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेगी है। यानी कि हाँ, दूसरे शब्दों में कहे, समुचित सरकार ने बोर्ड से किसी अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटा दिया है, तो बोर्ड अब तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक यथास्थिति नया अध्यक्ष या नया सदस्य नहीं आ जाएगा, तब तक बोर्ड कोई काम नहीं करेगा, बोर्ड को रुकना होगा तब तक के लिए। धारा 6 के अंदर बताया गया है जांच न्यायालय, जिसे हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी कह सकते हैं। धारा 6 में इसकी परिभाषा है। उपधारा 1 के अनुसार समुचित सरकार जब भी ऐसा अवसर उद्भूत हो यानी कि उत्पन्न हो, किसी औद्योगिक विवाद से संसक्त यानी कि कनेक्टेड यानी कि जुड़े हुए या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले की जांच के लिए जांच न्यायालय का गठन शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी। समुचित सरकार घोषणा कर सकेगी औद्योगिक विवाद से जुड़े हुए या सुसंगत प्रतीत होने वाले मामले की जांच के लिए जांच न्यायालय का गठन करेगी। जब भी ऐसा अवसर हो तब करेगी। उपधारा 2 कहती है कि न्यायालय एक स्वतंत्र व्यक्ति से या उतने स्वतंत्र व्यक्तियों से जितनी समुचित सरकार ठीक समझे गठित हो सकेगा, और जहां की कोई न्यायालय 2 या अधिक सदस्यों से गठित हो, वहां उनमें से एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा और बाकी सदस्य कहलाएंगे। विहित गणपूर्ति होने पर ऐसा न्यायालय अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य की अनुपस्थिति या अपने सदस्य संख्या में से कोई रिक्ति होने पर भी कार्य कर सकेगा। तो हम देख रहे हैं इसकी भाषा काफी कुछ 16 बोर्ड से मिलती जुलती है। जैसे ही कोरम हो जाएगी, ऐसा न्यायालय अध्यक्ष या उसके किसी सदस्य की अनुपस्थिति में भी, यानी कि एक बार बोर्ड का गठन हो गया, जो कोरम तय लिखी गई उतनी होगी, तो अब भले उसका अध्यक्ष अनुपस्थित हो या भले सदस्य अनुपस्थित हो, उसकी कोरम अगर पूरी हो जाए तो रिक्ति होने पर भी ऐसा जांच न्यायालय अपना काम कर सकेगा। परंतु यदि समुचित सरकार न्यायालय को यह अधिसूचित करे कि अध्यक्ष की सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेगी है, न्यायालय को क्या कहे कि अध्यक्ष की सेवाएं यानी कि अध्यक्ष अब काम नहीं करेगा, तो न्यायालय तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक नया अध्यक्ष नियुक्त नहीं हो जाता। देखो, अध्यक्ष है और कोरम अगर दूसरों से बन रही है तब भी जांच न्यायालय काम कर सकता है, गणपूर्ति पूरी होगी तो। लेकिन जब समुचित सरकार ने उसे हटा दिया या अधिसूचना करके अध्यक्ष को सेवाएं अब उपलब्धि नहीं है ऐसा कह दिया, तो ऐसी स्थिति में अब काम तब तक रुक जाएगा जब तक कि नया अध्यक्ष नहीं आ जाता। नया अध्यक्ष आने के बाद में ही उसमें आगे की कार्यवाही हो सकेगी। देखते हैं लेबर कोर्ट्स के बारे में, श्रम न्यायालय के बारे में, जिसकी व्यवस्था धारा 7 में की गई है। धारा 7 में लिखा गया है, उपधारा 1 में, समुचित सरकार द्वितीय अनुसूची जो कि इसके अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के साथ जुड़ी हुई है, एक टेबल है, उसमें द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय संबंधी, कोई भी विषय, उसमें बहुत से विषय लिखे हैं, उनमें से किसी विषय से संबंधित औद्योगिक विवाद के आत्मनिर्णय के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों के पालन के लिए जैसा इस अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपा जाए, एक या अधिक श्रम न्यायालयों का गठन शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी। यानी कि उसकी इच्छा के ऊपर है, करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो चाहे तो एक या एक से ज्यादा लेबर कोर्ट्स की स्थापना कर सकेगी। श्रम न्यायालय केवल एक व्यक्ति से गठित होगा जिसकी नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा की जाएगी। एक ही सदस्य होगा और वो भी न्यायाधीश होगा। श्रम न्यायालय में कोई भी व्यक्ति श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, यानी कि कोई भी न्यायालय में योग्यता जो है उसकी जो नीचे लिखी हुई या तो वो हो, दूसरे शब्दों में तब तक अर्हित नहीं होगा, नहीं है वो योग्य तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसमें नीचे लिखी हुई योग्यता नहीं हो। क्या है उसके बारे में देखिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ना हो या न रह चुका हो, अर्हित नहीं होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ना हो और ना रह चुका हो। कम से कम 3 वर्ष की कालावधि तक जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश न रह चुका हो, अथवा भारत में कोई न्यायिक पद कम से कम 7 वर्ष तक धारण न कर चुका हो। यानी ये योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? या तो वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, दूसरे शब्दों में अगर इसको मुनेगा पॉजिटिव सेंस में देखे तो, या कम से कम 3 साल की अवधि तक जिला न्यायालय या अपर जिला न्यायालय, जिसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या एडीजे कोर्ट बोलते हैं, वहां पर न्यायाधीश रह चुका हो, या भारत में कोई न्यायिक पद कम से कम 7 साल तक धारण कर चुका हो। पॉजिटिव सेंस में ऐसे कहेंगे, और नेगेटिव सेंस में यानी कि तब तक योग्य नहीं माना जाएगा जब तक उनमें से कोई ना हो उसका।
तो उसको सदस्य नहीं माना जाएगा। इसी तरह से इसके अंदर कुछ और भी प्रावधान दिए गए हैं, उस पर भी विचार कर लेते हैं। धारा 7 के ड में लिखा गया, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन गठित श्रम न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक पीठासीन अधिकारी न रह चुका हो। यानी कि जो स्टेट लेवल पर है या राज्य सरकार के अधीन गठित श्रम न्यायालय में 5 साल तक पीठासीन अधिकारी रह चुका है, वह भी श्रम न्यायालय का न्यायाधीश हो सकेगा। ऐसे उप मुख्य श्रम आयुक्त या राज्य श्रम विभाग का संयुक्त आयुक्त न हो या न रह चुका हो, जिसके पास विधि में डिग्री और श्रम विभाग में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, जिसके अंतर्गत सुलह अधिकारी के रूप में 3 वर्ष का अनुभव भी है। परंतु ऐसा कोई उप मुख्य श्रम आयुक्त या संयुक्त श्रम आयुक्त तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि वह पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने से पूर्व यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार की सेवा से त्यागपत्र नहीं दे देता। अब ये क्या बोलता है कि कोई भी उप मुख्य श्रम आयुक्त और राज्य श्रम विभाग में आयुक्त रह चुका हो और 7 साल का अनुभव हो, उसे भी सुलह अधिकारी और साथ ही साथ सुलह अधिकारी के रूप में भी वो 3 साल का अनुभव ले चुका हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी श्रम न्यायालय में न्यायाधीश या पीठासीन अधिकारी बनाया तो जा सकता है, लेकिन उसे पीठासीन अधिकारी बनाने से पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जिसकी सेवा के अधीन है वहां से उसे त्याग पत्र देना होगा, इस्तीफा देना होगा, तब ही ऐसा श्रम आयुक्त जो है वह श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी बन सकेगा। इसी तरह से भारतीय विधिक सेवा का श्रेणी 3 में अधिकारी न हो और न रह चुका और उसके पास इस श्रेणी में 3 वर्ष का अनुभव न हो। ये नेगेटिव सेंस में लिखी गई है। पॉजिटिव सेंस में देखें तो भारतीय विधिक सेवा इंडियन लीगल सर्विस का क्लास 3 का अधिकारी कम से कम रह चुका हो और उसके पास में ना सिर्फ रह चुका हो बल्कि 3 साल तक रह चुका हो, ऐसा व्यक्ति भी श्रम न्यायालय में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। एक मामला है आनंद बाजार पत्रिका बनाम उसके कर्मकारगण 1964 का मामला। इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि घरेलू जांच करते समय प्राकृतिक न्याय के नियमों पर जरूर विचार किया जाना चाहिए तथा कभी भी कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण यानी कि मेलाफाइड नहीं होनी चाहिए। मेलाफाइड इंटेंशन से अगर कोई भी कार्यवाही की जाएगी श्रम न्यायालय में या लेबर कोर्ट में तो उसे अमान्य करार दिया जा सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स के बारे में या अधिकरण के बारे में। अधिकरण के बारे में धारा 7 क में बताया गया है कि समूची सरकार अगर चाहे तो द्वितीय अनुसूची में चाहे तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट किसी विषय संबंधी औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए और इस अधिनियम के अधीन उन्हें सौंपे जाए एक या अधिक औद्योगिक अधिकरण शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठित कर सकेगी। इसे ध्यान से समझते हैं। टाइप आगे हो रहा है आपके लिए स्क्रीन के ऊपर, तब तक आप इसे ध्यान से समझिए। समुचित सरकार कौन हुई? केंद्र सरकार से नियंत्रणाधीन अगर कोई उद्योग है तो उसमें केंद्र सरकार हुई और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन यानी नियंत्रण के अधीन कोई उद्योग है तो समुचित सरकार राज्य सरकार होगी। और इस अधिनियम के अंदर मैंने आपको बताया सूची दी हुई है, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, इसी तरह से तृतीय अनुसूची भी दी गई है। टेबल है एक, तो दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में जो जो विषय बताए गए हैं उन विषयों संबंधी औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन के लिए जो इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाए। इस अधिनियम के अधीन अगर समुचित सरकार ने कह दिया ये काम करना है जो भले ही उस प्रथम, द्वितीय और तीसरी अनुसूची में नहीं है, फिर भी ट्रिब्यूनल वो काम कर सकेगा। एक या अधिक औद्योगिक अधिकरण शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था लेबर कोड के बारे में। श्रम न्यायालय, श्रम न्यायालय केवल अनुसूची 2 में जो विषय दे गए उनके लिए उसका गठन हो सकता था, जबकि ट्रिब्यूनल अनुसूची 2 और अनुसूची 3 के सभी विषयों और साथ साथ राज्य सरकार ने अगर कोई और कर्तव्य का पालन करने के लिए भेज दिया तो उस काम के लिए अधिकरण का गठन किया जा सकता है। इस तरह से अधिकरण अपने आप में ही स्पष्ट है कि इसका एक व्यापक क्षेत्र है जो कि श्रम न्यायालय से बड़ा है। अधिकरण केवल एक व्यक्ति से गठित होगा जिसकी नियुक्ति समुचित सरकार द्वारा की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि उसमें कुछ योग्यता बताई गई है वो न हो।
ये नकारात्मक भाषा में है। अगर सकारात्मक भाषा में देखें तो वो इसमें से न हटा दो, सकारात्मक भाषा हो जाएगी। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो वह योग्य ही नहीं होगा। या दूसरे शब्दों में कहे, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो वह योग्य होगा, या हो रह चुका हो वह योग्य होगा। कम से कम 3 वर्ष की कालावधि तक जिला न्यायालय या अपर जिला न्यायाधीश में नहीं रह चुका हो वह योग्य ही नहीं होगा। या दूसरे शब्दों में कहें तो कम से कम 3 वर्ष की कालावधि तक जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश में रह चुका हो वह योग्य होगा। और अधिकरण के साथ में कुछ और बातें भी है, उसको भी देख लेते हैं। और कौन योग्य होगा? ऐसा उप मुख्य श्रम आयुक्त, यानी कि केंद्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं, और राज्य श्रम विभाग का संयुक्त आयुक्त न हो या न रह चुका हो। यानी दूसरे शब्दों में अगर सकारात्मक भाषा में पढ़े, पॉजिटिव सेंस में, तो केंद्रीय श्रम आयुक्त रह चुका हो या राज्य श्रम विभाग में संयुक्त आयुक्त, ज्वाइंट कमिश्नर रह चुका हो। ठीक है। और जिसके पास विधि में डिग्री, लॉ की डिग्री यानी एलएलबी की डिग्री, और श्रम विभाग में कम से कम 7 साल का उसका एक्सपीरियंस हो, और जिसके अंतर्गत सुलह अधिकारी के रूप में भी उसने 3 साल काम किया हो, ऐसा अनुभव होना चाहिए, तो उसे भी अधिकरण का सदस्य बनाया जा सकता है, पीठासीन अधिकारी बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई उप मुख्य श्रम आयुक्त या संयुक्त श्रम आयुक्त तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि वह पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने से पहले यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा से त्याग पत्र नहीं दे देता। क्या कहता है? उप मुख्य श्रम आयुक्त या संयुक्त श्रम आयुक्त तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा पीठासीन अधिकारी जब तक कि राज्य सरकार या केंद्र सरकारी सेवा से त्याग पत्र नहीं दे देता। ठीक है। यानी कि कोई भी कमिश्नर है, लेबर कमिश्नर, तो पहले उसको अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी वह ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी, चेयरमैन बन सकता है। भारतीय विधिक सेवा श्रेणी 3 में अधिकारी न हो या न रह चुका वह योग्य नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, जो भारतीय विधिक सेवा श्रेणी में 3 साल तक अधिकारी हो वह योग्य होगा, और उसके पास इस श्रेणी का 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। समुचित सरकार यदि ऐसा करना ठीक समझे, अधिकरण को उसके समक्ष की कार्यवाही में सलाह देने के लिए 2 व्यक्तियों को असेसर के रूप में नियुक्त कर सकेगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो चेयरमैन के साथ में 2 सदस्यों को असेसर नियुक्त कर सकती है। यहां आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि पीठासीन अधिकारी तो एक ही होगा, पीठासीन अधिकारी दूसरा नहीं होगा, लेकिन असेसर जरूर रखे जा सकते हैं। मद्रास राज्य बनाम सीपी सारथी का मामला है 1963 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औद्योगिक अधिकरण का कार्यक्षेत्र सिविल न्यायालय के कार्यक्षेत्र की तुलना में व्यापक है। और कैसे व्यापक है ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अब देखते हैं के अंतर्गत राष्ट्रीय अधिकरण की जो स्थापना की गई है उसके बारे में। धारा 7 में लिखा गया है कि केंद्रीय सरकार ऐसे औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णयन के लिए जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न अंतर्गत है, या जो इस प्रकृति के है कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापनों का ऐसे विवादों में हितबद्ध होना या उनसे प्रभावित होना संभाव्य है, एक या अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गठित कर सकेगी। इसे समझते हैं, ध्यान से समझना। केंद्र सरकार, राष्ट्रीय अधिकरण की स्थापना सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। तो केंद्र सरकार ऐसे औद्योगिक विवादों के न्याय निर्णय के लिए, यानी औद्योगिक विवादों के अंदर अवार्ड देने के लिए, डिसीजन देने के लिए, जिसमें केंद्र सरकार की राय में केंद्र सरकार समझती है कि राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। राज्यों के स्तर पर अलग अलग स्टेट ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, लेकिन सब ट्रिब्यूनल के अलग अलग निर्णय आ जाते हैं, सबके अंदर तारतम्यता नहीं रहती। तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न में अगर एक जैसा निर्णय दिया जाए और उस निर्णय का अनुसार दूसरे ट्रिब्यूनल जो कि स्टेट लेवल पर बने हुए हैं, उन ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर उसकी पालना कर ली जाएगी तो एक रूपता रहेगी विधि में। तो राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न जिसमें हैं और वह इस प्रकृति के कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापनों का ऐसे विवादों में हितबद्ध हो भी है। एक से ज्यादा औद्योगिक स्थापन, यानी कि कह सकते हैं इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियां वगैरह जो भी है, उद्योग है, वह हितबद्ध है, यानी उसका मुकदमे से, मामले से कहीं न कहीं कोई न कोई इंटरेस्ट है,
उससे प्रभावित होना संभव है तो एक या अधिक राष्ट्रीय अधिकरण शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय अधिकरण की गठन किया जा सकता है। राष्ट्रीय अधिकरण केवल एक व्यक्ति से गठित होगा जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, और कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रह चुका हो। या दूसरे शब्दों में अर्हित कब होगा? जब वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो। केंद्र सरकार यदि वह ऐसा करना ठीक समझे, राष्ट्रीय अधिकरण को उसके समक्ष की कार्यवाही में सलाह देने के लिए 2 व्यक्तियों को असेसर के रूप में नियुक्त कर सकती है। असेसर हो सकते हैं, इसको हम सलाहकार कह सकते हैं, ये जरूर हो सकता है, लेकिन पीठासीन अधिकारी जो है वह एक ही होगा, प्रेसाइडिंग ऑफिसर एक ही होगा, इसे जरूर ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स यानी कि पीठासीन अधिकारी की कुछ अयोग्यताओं के बारे में। धारा 7 ग में उसके बारे में लिखा गया है कि चाहे श्रम न्यायालय हो, चाहे वो अधिकरण ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो नेशनल ट्रिब्यूनल हो, पीठासीन अधिकारी सब में होगा। और पीठासीन अधिकारी की कुछ अयोग्यताएं हैं, यानी कि निर्रहता, यानी ऐसे गुण अगर उसमें आ जाए तो वह पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, और अगर नियुक्त किया जा सकता तो आगे पद पर बना नहीं रह सकेगा। किसके लिए लिखा गया है? अगर वह स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है, अगर वह स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, यानी स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है का क्या अर्थ हुआ? उसका किसी न किसी पक्षकार से कोई हित है, तब भी वह पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता, और 65 साल की आयु पूरी कर ली है तब भी उसे पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति नहीं दी जा सकती। पीठासीन अधिकारी की अर्हता, सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केंद्र सरकार द्वारा धारा 7 क की उपधारा 1 के अधीन नियुक्त औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की अर्हता, नियुक्ति, पदावधि, वेतन, भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना, सेवा के अन्य निबंधन, शर्तें वित्त अधिनियम 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ के पश्चात उस अधिनियम की धारा 184 के उपबंधों द्वारा शासित होगी। दूसरे शब्दों में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति, पदावधि, वेतन के मामले के अंदर वित्त अधिनियम 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के अंदर और धारा 184 के जो उपबंध है वे लागू होंगे, उन शर्तों के अधीन ही होगी उसकी नियुक्ति, उसे हटाना वगैरह। परंतु वित्त अधिनियम 2017 के अध्याय 6 के भाग 14 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त पीठासीन अधिकारी का इस अधिनियम और तद्दीन यानी इसके बाद में बनाए गए नियमों द्वारा शासित होना इस प्रकार जारी रहेगा मानो वित्त अधिनियम 2017 की धारा 184 के उपबंध प्रवर्ती नहीं हुए थे। यानी इस अधिनियम के लागू होने से पहले जो बन चुके हैं पीठासीन अधिकारी वह शासित होते ही रहेंगे, यानी इन शर्तों का कहीं न कहीं उसमें छूट दी जा सकती है और वह रहेंगे। लेकिन आज की स्थिति में तो ऐसा कोई पीठासीन अधिकारी होगा नहीं। 1947 में यह अधिनियम बना था, 1947 में जो काम कर रहा था निश्चित रूप से वो कब का रिटायर हो चुका है, तो इसलिए इस धारा के अब कोई महत्व व्यवहारिक तौर पर नहीं है, केवल अध्ययन के तौर पर ही उसका महत्व है। तो इसके लिए इसे केवल अध्ययन के तौर पर ही देखना है, व्यवहारिक तौर पर इसका कोई महत्व नहीं है। इस बात को सदैव याद रखना है और इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका इंटरप्रिटेशन किया जाना है कि पीठासीन अधिकारी की क्या अयोग्यता हो सकती है। रिक्तियां अगर होगी तो उसे किस तरह से भरा जाएगा। धारा 8 कहती है रिक्तियों का भरा जाना। यदि श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद में या बोर्ड या न्यायालय के अध्यक्ष के या किसी अन्य सदस्य के पद में अस्थायी अनुपस्थित जमीन कोई रिक्ति किसी कारण से हो जाती है, अस्थायी रूप से कोई 1-2 बार अनुपस्थित हुआ तो वो बात अलग है, रिक्त हो गया पद, वो किसी अयोग्यता के कारण हो सकता है, किसी की मृत्यु के कारण हो सकता है, किसी को समूचे सरकार ने किसी कारण से हटा दिया तब हो सकता है, रिक्ति हो जाती है। तो राष्ट्रीय अधिकरण की दशा में केंद्र सरकार और अन्य दशा में समुचित सरकार अन्य व्यक्ति को उस रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के अनुसार नियुक्ति करेगी। कोई पद रिक्त हो गया तो उसको नए पद को भरेगी और वैसे ही भरेगी जिस तरह इस अधिनियम में उपबंध दिए गए हैं। और कार्यवाही उस प्रक्रम से
जब रिक्ति भरी जाती है यथास्थिति श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण बोर्ड या न्यायालय के समक्ष चालू रखी जा सकेगी। यानी कि जैसे ही रिक्ति भर दी जाएगी उसके बाद में जो पहले की कार्यवाही है उसको चालू रखा जा सकता है और उसको आगे जारी रखा जा सकता है। किस तरह से उसमें कार्य जैसे हो रहा था वो वैसा का वैसा अब आगे चलता रहे। तो दूसरे शब्दों में रिक्तियों का भरा जाना में हमने क्या देखा कि अगर कहीं भी चाहे श्रम न्यायालय हो, कोई ट्रिब्यूनल हो, नेशनल ट्रिब्यूनल हो, कोई पीठासीन अधिकारी का पद खाली हो या बोर्ड के किसी सदस्य का पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में उसे केंद्र सरकार भर सकती है या समुचित सरकार उस पद को भर सकती है और बाकी सुनवाई जो है उसी जगह से वापस फिर से करी जा सकती है। अब हम देखते हैं बोर्डों आदि को गठित करने वाले आदेशों की अंतिमता के बारे में। धारा 9 कहती है बोर्ड कौन से वे जो हम लेबर बोर्ड आपने देखा, चाहे वो ट्रिब्यूनल हो या किसी तरह का बोर्ड हो, श्रम बोर्ड हो, तो उनको गठित करने के आदेशों की अंतिमता। समुचित सरकार का या केंद्र सरकार का कोई भी आदेश जिसमें किसी व्यक्ति की नियुक्ति बोर्ड या न्यायालय के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में या श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में की गई है और किसी भी रूप से प्रसंगत नहीं किया जाएगा और किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष कोई भी कार्यवाही ऐसे बोर्ड या न्यायालय के किसी रिक्ति के या उसके गठन में किसी त्रुटि के अस्तित्व के आधार पर ही किसी भी रीति से प्रश्नगत नहीं की जाएगी। यह कहता है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या जो भी समुचित सरकार ने उसने अगर कोई बोर्ड या श्रम न्यायालय या ट्रिब्यूनल में किसी भी व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति दे दी तो अब उसे इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि बोर्ड या न्यायालय के समक्ष कोई कार्य या कार्यवाही ऐसे बोर्ड या न्यायालय की रिक्ति से या उसके गठन में किसी त्रुटि के अस्तित्व के आधार पर ही उस पर प्रश्न खड़ा हो रहा है। यानी दूसरे शब्दों के अंदर उसमें केवल इस आधार पर त्रुटि नहीं रहेगी कि न्याय इसलिए दूषित हुआ क्योंकि पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति में देरी हुई या इस तरह से हुई या गलत नियुक्ति की गई, उसके आधार पर प्रश्न चिन्ह नहीं किया जाएगा। सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किया गया कोई भी समझौता केवल इस तथ्य के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगा कि ऐसा समझौता यथास्थिति धारा 12 की उपधारा 6 में या धारा 13 की उपधारा 5 में भी निर्दिष्ट कालावधि के अवसान के बाद में किया गया। बोर्ड ने आदेश दे दिया वही अंतिम होगा। सुलह कार्यवाही या समझौता कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अगर कोई बाद में आदेश धारा 12 की उपधारा 6 में या धारा 13 की उपधारा 5 में कालावधि के अवसान के बाद में दे दिया, बोर्ड ने समझौते अधिकारी ने सुन लिया, तो वह आदेश भी अंतिम हो सकेगा। ऐसे आदेश भी अंतिम हो सकेंगे। कालावधि बीतने के बाद भी बोर्ड को सुनने का अधिकार कुछ हद तक दिया गया है। जहां की बोर्ड के समक्ष की सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किए गए किसी समझौते की रिपोर्ट पर बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य किसी सदस्य हस्ताक्षर कर देते हैं, वहां ऐसा समझौता केवल उसी कारण अविद्यमान नहीं होगा कि कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम के दौरान बोर्ड के सदस्यों में से जिसके अंतर्गत अध्यक्ष आता है आकस्मिक या अनुकल्पित रूप से अनुपस्थित था। यानी कि जब सुनवाई चल रही थी तब किसी दिन चाहे वो अचानक रूप से या पूर्व नियोजित रूप से अनुपस्थित रहा है और उसके कारण से बाद में निर्णय देने के बाद में उसे प्रशंसित नहीं किया जाएगा कि ये तो फला तारीख को तो एब्सेंट था, उस दिन की कार्यवाही न्यायाधीश को कैसे पता, उस दिन की कार्यवाही पीठासीन अधिकारी को कैसे पता, और जब पता ही नहीं है तो निर्णय कैसे दिया। इस आधार पर प्रशंसित नहीं की जाएगी। अगर वो किसी दिन अनुपस्थित था तो ठीक उसकी अगली सुनवाई पे उसने निश्चित तौर पर उसका पता कर लिया होगा और ऑब्जेक्शन करना है तो उसी समय कर देना चाहिए, किसी तरह का हो तो बाद में कोई प्रसंगत नहीं किया जाएगा उसे। देखते हैं कुछ प्रमुख केस के बारे में। जगन्नाथ विनायक काले बनाम MI अहमदी और अन्य के मामला है 1958 का। इस मामले में निर्णय दिया गया कि जहां अधिकरण इस अधिनियम के अधीन समुचित रूप से गठित नहीं किया गया है और अधिकरण क्षेत्राधिकार के बिना काम कर रहा है तो क्षेत्राधिकार को इस कमी का कोई उपचार धारा 9 के अधीन प्राप्त नहीं होगा। यानी क्षेत्राधिकार के आधार पर मामले को जबरदस्ती अंतिम नहीं किया जा सकता और इस अधिनियम की धारा 9 क्षेत्राधिकार की कमी के बारे में कोई उपचार यानी कोई रेमेडी नहीं देती है। हरियाणा राज्य बनाम हरियाणा परिवहन 1977 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चय दिया कि रिट अधिकारिता के अंतर्गत श्रम न्यायालय और दूसरे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अन्य सदस्यों की योग्यता की जांच कर सकता है कि वे योग्य थे या नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय अवश्य कर सकता है। तो कुल मिलाकर ये दो मामले जो है
ये देखने जरूरी है। धारा 9 जो है वो कुल मिला के ये बताती है कि कब जो है न्यायालय का निर्णय अंतिम हो जाएगा। और एक बार अगर पीठासीन अधिकारी ने निर्णय दे दिया है तो बाद में तकनीकी आधार पर उसे कोई प्रश्नचिन्ह न कर सके। सर निर्णय तो आपने दे दिया, ये कमी थी, इसके कारण निर्णय को निरस्त करो। प्राय हारा हुआ पक्षकार इन तथ्यों का सहारा लेता है, इसीलिए धारा 9 जो है वह समर्थन करती है जीते हुए पक्षकार का इस मामले में कि जो निर्णय अंतिम हो गया है वह अंतिम ही रखा जाए, लेकिन अगर विधि की सारवान भूल है तब ही उसे प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा उसमें छेड़छाड़ या रुकावट या बाधा नहीं डाली जाएगी। तो इस तरह से आपने आज हमारा वीडियो देखा। मैं भरत कुमार जादड़ा आपके लिए ये वीडियो लेके आया था और लेबर लॉ के ऊपर ये जो 9वां वीडियो है इसी के साथ समाप्त होता है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 यानी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम का भाग 4 यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।